फरवरी 2020 देश की राजधानी 3 दिनों तक जलती रही। 50 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई। सैकड़ों मकान, गाड़ियां खाक हो गई। उसी 23 फरवरी 2020 दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में हवा में सिर्फ धुआं नहीं था, डर था। सड़कें बंद थीं, घर जले हुए थे और हॉस्पिटल में घायलों की लाइन खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक इन रॉयट्स में 53 लोगों की जान गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह हिंसा 3 दिन तक चली, 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच, और देखते ही देखते एक प्रोटेस्ट एक ट्रेजेडी में तब्दील हो गया। और दोस्तों, सवाल ये नहीं था कि हिंसा हुई, बल्कि ये था कि क्या यह सब अचानक हुआ या ये रॉयट्स एक बहुत बड़े साजिश का नतीजा थे जिसने इतने लोगों की जान ले ली। जब दंगों का धुआं छटा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दिल्ली पुलिस ने इन हिंसा को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि ये रॉयट्स एक लार्जेस्ट कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे जिसमें प्रोटेस्ट को स्ट्रेटेजिकली एस्केलेट किया गया। चार्जशीट में कहा गया कि रोड ब्लॉकेज, चक्का जाम और भड़काऊ स्पीचेस सिर्फ गुस्सा नहीं थे, बल्कि एक प्रेशर टैक्टिक्स थे जिसका गोल था शहर को जाम कर देना, सिस्टम को चैलेंज करना और इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करना। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ मुख्य नाम बार बार सामने आए। उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, सैफा उर रहमान, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि उमर खालिद है कौन। साल 2016 सभी न्यूज चैनल्स में अचानक से कंट्रोवर्शियल स्लोगन वाले वीडियोस वायरल होने लगे जिसमें कुछ ये कहा जा रहा था। इन वीडियोस के वायरल होने पर जब कंप्लेंट हुई तो 3 नाम बाहर आए। एक्स JNU स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, शहला राशिद, उमर खालिद। और इन्हीं वीडियोस के बेस पर इन तीनों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाने लगा। उमर खालिद एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता था। JNU का रिसर्च स्कॉलर, डिबेट्स और प्रोटेस्ट का रेगुलर चेहरा, पब्लिक इमेज एक पढ़े लिखे एक्टिविस्ट की थी। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि उमर खालिद सिर्फ एक प्रोटेस्टर नहीं था, बल्कि 2020 की दिल्ली रॉयट्स के मास्टरमाइंड में से एक था। तो चलिए दोस्तों, शुरू से सारी बात समझते हैं। 12 दिसंबर 2019 CAA NRC बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, स्पेशली मुस्लिम्स, क्योंकि ये लॉ उन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप देता है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए माइनॉरिटीज लाइक हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है। ये लॉ मुस्लिम पर अप्लाई नहीं होते क्योंकि ये कंट्रीज ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटीज कंट्रीज हैं और वहां मुस्लिम्स को परेशानी होना ना के बराबर है। ये प्रोटेस्ट जोरों शोरों से पूरे देश में चल रहा था, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था क्योंकि सरकार पहले से ही इस बिल को इम्प्लीमेंट करने की ठान चुकी थी। इसी बीच खबर आती है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी 2020 को 2 दिन के लिए भारत आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग नमस्ते ट्रंप नाम का एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन इस नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम से पहले शाहीन बाग में मिले, जहां तीनों ने ट्रंप के इंडिया विजिट के दौरान दंगे प्लान करने की साजिश रची। और दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में यह भी पाया कि ट्रंप के इंडिया विजिट के दौरान एक बड़ा ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी ताकि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम किया जा सके। बात यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला कि उमर खालिद ने यह भी कहा, तुम पैसे की फिक्र मत करो क्योंकि PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन दंगों के लिए फंड्स और बाकी लॉजिस्टिक देने के लिए तैयार है। PFI वही ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जिस पे टेरर फंडिंग, रेडिकलाइजेशंस और एंटी नेशनल एक्टिविटीज के एलिगेशन लगे थे और इस ऑर्गेनाइजेशन पर गवर्नमेंट ने 2022 में बैन लगा दिया था। और दोस्तों, ट्रंप के विजिट से पहले उमर खालिद के भड़काऊ स्पीचेस को भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया।
24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे। आप लोग निकल कर आएंगे। बस फिर क्या था दोस्तों, शुरू होता है 24 फरवरी का वो दिन जब दंगों की आग में 53 लोग मारे जाते हैं और तकरीबन 700 लोग घायल होते हैं। पुलिस ने भड़काऊ स्पीचेस, डिजिटल कम्युनिकेशंस और विटनेस स्टेटमेंट को जोड़कर यह क्लेम किया कि सीएए प्रोटेस्ट को डेलिबरेटली एक ऐसे पॉइंट तक ले जाया गया जहां से वायलेंस इनएविटेबल हो जाए। इसी थ्योरी के बेस पर सितंबर 2020 में उमर खालिद को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया। पर दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि शर्जिल इमाम का नाम इन सब में कहां आता है। मैं बताता हूं। शर्जिल इमाम का बैकग्राउंड एकेडमिक था। आईआईटी बॉम्बे और जेएनयू, एक हाईली एजुकेटेड प्रोफाइल। जनवरी 2020 में उसके स्पीचेस वायरल हुए। इन स्पीचेस में जो लैंग्वेज यूज हुई थी, अथॉरिटीज के मुताबिक वो सिर्फ एक्टिविटीज्म तक लिमिटेड नहीं कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हो हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो। 5 लाख लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे। चक्का जाम और ज्योग्राफिकल डिसरप्शन जैसे आइडियाज को पुलिस ने प्रोवोकेटिव और डेंजरस बताया। इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि ऐसी स्टेटमेंट्स ने ऑलरेडी चार्ज्ड माहौल में आग लगाने का काम किया। शर्जिल इमाम पहले अलग केसेस में अरेस्ट हुआ, पर बाद में दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी के फ्रेमवर्क में उसका नाम ऑफिशियली ऐड हुआ। दोस्तों, इन केसेस को नॉर्मल क्रिमिनल केसेस की तरह ट्रीट नहीं किया गया। यहाँ यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019, जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज को डील करने के लिए या टैकल करने के लिए स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल प्रोसीजर डिफाइंस हैं। यूएपीए का लॉजिक सिंपल है। अगर कोर्ट को शुरू में ही लगता है कि एलिगेशन में सब्सटेंसेस हैं तो बेल देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। चार्जेस में कॉन्स्पिरेसी, रॉयटिंग, प्रोमोटिंग एनमिटी और टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज शामिल थे, जैसे कि लॉ में डिफाइन किया गया है। कोर्ट्स ने रिपीटेडली कहा कि इस स्टेज पर एविडेंस को वेयर नहीं किया जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है कि केस बन रहा है या नहीं। और कोर्ट के मुताबिक यहां केस बन रहा था। सालों से बेल एप्लीकेशन फाइल होती रही। हर बार एक ही जवाब मिला, एलिगेशन सीरियस हैं। ट्रायल पेंडिंग होने का मतलब ऑटोमेटिक बेल नहीं होता। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट का राइट वायलेंस या केओस प्लान करने के राइट्स में बदल नहीं जाता। इसी वजह से उमर खालिद और शर्जिल इमाम दोनों को अब तक रेगुलर बेल नहीं मिली। पर दोस्तों, इनके साथ गिरफ्तार हुए जैसे कि गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर और शैफा और रहमान को बेल मिल चुकी है। जब केस ठंडा पड़ता दिखा तब एक और कंट्रोवर्सी सामने आई। न्यूयॉर्क के मेयर सोहरान ममदानी का उमर खालिद को लिखा गया लेटर में लिखा था, मैं अक्सर तुम्हारी कड़वाहट पर कही गई बातों के बारे में सोचता हूं और इस बात के महत्व के बारे में हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे माता पिता को मिलकर अच्छा लगा। हम सभी तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न था या एक आइडियोलॉजी अलाइनमेंट? वैसे दोस्तों, ये वही ममदानी है जिसने राम मंदिर बनने पर विरोध किया था। और दोस्तों, आपको पता है ममदानी ने अपना लीगल एडवाइजर किसे बनाया है? रामजी कसीम को। ये वही शख्स है जिसने अलकायदा के एक आतंकवादी अहमद अल दाबरी को 2002 के एक यमन ब्लास्ट में दोषी मानने पर विरोध किया था। तो आप इन बातों से समझ ही गए होंगे दोस्तों कि ममदानी की आइडियोलॉजी किस तरफ ज्यादा झुकती है। यहां सीधा सीधा ममदानी ने धर्म देखकर उमर खालिद को यह खत लिखा था। वरना अगर ममदानी को ह्यूमन राइट्स की इतनी ही फिक्र होती तो उसने बांग्लादेश में ब्लास्फेमी के नाम पर जलाए गए दीपू चंद्रा दास के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा? पर एक शख्स जो इंडिया में यूएपीए के अंडर अरेस्टेड है, उसके लिए ममदानी के मन में इतनी हमदर्दी क्यों? और अब असली बात, देश में प्रोटेस्ट का हक सबको है, पर जब प्रोटेस्ट एक शहर को जलाने की कीमत पर हो तो उसकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। डिग्री, आइडियोलॉजी और स्लोगन्स किसी को अकाउंटेबिलिटी से ऊपर नहीं रख सकते। अगर किसी की सोच
लोगों को सड़कों पर लाती है और फिर उन्हीं सड़कों पर खून बह जाता है, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ऐसे केसेस में दया नहीं, क्लैरिटी चाहिए। कानून को इमोशन से नहीं, नतीजों से डील करना पड़ता है, क्योंकि जब शहर जलता है तो नुकसान सिर्फ सिस्टम का नहीं होता। आम आदमी अपना घर, अपनी दुकान, अपना फ्यूचर खो देता है। ये कहानी सिर्फ 2020 के दंगों की नहीं है। ये कहानी है उस सोच की जो प्रोटेस्ट के नाम पर डिस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करती है, और इसी सोच को सबसे पहले रोका जाना चाहिए।